नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त पटना से मिल रही है जहां पर शराब से हुई मौतों पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौत हुई, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी मौन है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि ये लोग सत्ता में साथ थे, शराबबंदी खत्म करना है, खुलकर कहें कि शराबबंदी कानून को हटाना है। खुल के बोलते नहीं है और इससे भागते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी कुमार और उन्होंने तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खुलकर बोले शराबबंदी को खत्म करना है कि नहीं खत्म करें शराबबंदी, अगर खुल के बोलना है तो बोलें। बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौतें हुई, ये बात कही है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि लोग सत्ता के साथ थे, तब कहां थे? शराबबंदी खत्म करना है तो खुलकर बोले बीजेपी। लोग मरे हैं बीजेपी शासित राज्यों में, वहां क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो उसके लिए तो कोई जवाब है नहीं। नित्यानंद राय जी ने पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया था, तो आखिर तो स्पष्ट है कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौतें हुई हैं, तो वहां तो लोग खामोश है। तो ये क्या मतलब है? और ये लोग आज जगे हैं क्या? 4 महीना पहले कहाँ थे भाई? आप पूछे हैं? आप, हमको तो खुश होता कि आप जरा पूछते भाजपाइयों से कि 4 महीने पहले कहाँ थे, कहाँ बैठे, कितना साल तक गद्दी पे बैठे, और इस शपथ ये लोग लिया था कि नहीं लिया था? अरे भाई, अगर शराबबंदी खत्म करना है तो खुल के बोलो ना, खुल के कहिए कि हम शराबबंदी जो कानून है उसको हटाया जाए, खुल के बोले। तो खुल के बोलना तो चाहिए, तो भाग क्यों नहीं है? बोलते हैं कि नशा मुक्ति होनी भी चाहिए, शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन फिर उल्टा ड्रामा करते। जो भी है एक तरफा होने ना, तो भाजपा का तो ये चरित्र रहा है, कथनी और करनी। तो बड़ा बयान तेजस्वी यादव का। रजनी शर्मा जुड़ गई हमारी संवाददाता इस वक्त पटना से सीधे लाइव। रजनी, एक बड़ा बयान तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा कि शराबबंदी अगर बंद करना है तो खुलकर बोले भाजपा, इससे ज्यादा मौतें तो बीजेपी शासित प्रदेशों में हुई हैं। रजनी का फोन कट गया है तकनीकी खराबी के चलते। रजनी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा बयान है तेजस्वी यादव का। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। कितने लोग मरे हैं बीजेपी शासित राज्यों में, वहां क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो उसके लिए तो कोई जवाब है नहीं। नित्यानंद राय जी ने पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया था, तो आखिर तो स्पष्ट है कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौतें हुई हैं, तो वहां तो लोग खामोश है। तो ये क्या मतलब है? और ये लोग आज जगे हैं क्या? 4 महीना पहले कहाँ थे भाई? आप पूछे हैं? आप, हमको तो खुश होता कि आप जरा पूछते भाजपाइयों से कि 4 महीने पहले कहाँ थे, कहाँ बैठे, कितना साल तक गद्दी पे बैठे, और इस शपथ ये लोग लिया था कि नहीं लिया था? अरे भाई, अगर शराबबंदी खत्म करना है तो खुल के बोलो ना, खुल के कहिए कि हम शराबबंदी जो कानून है उसको हटाया जाए, खुल के बोले। तो खुल के बोलना तो चाहिए, तो भाग क्यों नहीं है? बोलते हैं कि नशा मुक्ति होनी भी चाहिए, शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन फिर उल्टा ड्रामा करते। जो भी है एक तरफा होने ना, तो भाजपा। तो रजनी का रुख कर लेते हैं। रजनी मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गई है फोन लाइन पर। रजनी, बड़ा बयान तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा है शराबबंदी करनी है तो खुल के बोले बीजेपी, खुल के नहीं बोलते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौतें हुई हैं। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को खुलकर बोलना है, यानी खुले मन से बीजेपी इस बात का समर्थन करे कि जो शराबबंदी कानून है उसे खत्म करना चाहिए। सरकार लगातार शराबबंदी कानून में बीजेपी को भी की भी सहमति लेती आई है, और ऐसे में अब बीजेपी का इसका विरोध करना तेजस्वी यादव को अकड़ रहा। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि हम खुले मन से बोले बीजेपी की तरह, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में भी जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, बावजूद इसके बिहार में इतना हंगामा के बरपा रखा है। इसके साथ साथ उन्होंने, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार 4 महीने पहले, जब आप कहां थी बीजेपी, तब क्यों नहीं बोल रहे थे आप? बिल्कुल, देखिए सर, बीजेपी पे हमला ही
बीजेपी के चरित्र पे भी उंगली उठाते हुए कहा है कि कथनी और करनी में बीजेपी के हमेशा से अंतर रहा है। जिस समय नीतीश कुमार के साथ इनकी सरकार चल रही थी उस समय ये इस शराबबंदी कानून का समर्थन कर रहे थे, इसकी सराहना कर रहे थे, और अब अचानक से इसका विरोध क्यों? और विरोध भी ऐसे कि छुप छुपा कर बोल रहे हैं, खुलकर सामने से नहीं बोल रहे हैं। तो अब ये कहने लगे हैं कि अगर बीजेपी को विरोध करना है तो खुले मन से ये विरोध करे और खुलकर बोले कि शराबबंदी कानून गलत है और इसे खत्म करना चाहिए, इस बात का ऐलान करे। जी बने रहिए रजनी, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ा बयान आया तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बिहार से है, जहां पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 5 दिन के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने जनता के सवाल उठाए, लेकिन विधायकों के साथ जो व्यवहार किया गया वो सही नहीं है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे बिहार विधानसभा अध्यक्ष पक्षपात नहीं कर सकती, ये गरिमापूर्ण है, ये बात सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 5 दिनों के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने जनता के सवाल उठाए, लेकिन विधायकों के साथ जो व्यवहार किया गया वो ठीक नहीं है। रजनी जुड़ी हुई है। रजनी, विजय सिन्हा सीधे सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, कहा है कि विधायकों के साथ जो व्यवहार किया गया वो ठीक नहीं है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने ये आरोप लगाया है कि जो विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चला उस दरमियान विधायकों की बात नहीं सुनी गई, विपक्ष की बात नहीं सुनी गई, उनके माइक भी ऑफ कर दिए गए और उन्हें कुछ भी बोलने नहीं दिया गया। और इस बात का विरोध वो इस तरह जताएंगे कि कल तमाम जो विधायक है वो विधान परिषद में धरने पर बैठेंगे। और साथ ही साथ विजय सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार लगातार उनकी बातों को नजरअंदाज करती रही, विधानसभा में जो राज्य की जनता के हित को लेकर वो सवाल उठाते रहे, उन सवालों को भी नजरअंदाज किया गया। पूरा ये उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बिल्कुल विपक्ष का सुन नहीं रही थी और इसी बात का विरोध कर रहे हैं वो, और तमाम जो विधायक हैं वो कल विधान परिषद में इस बात को लेकर धरने पर बैठेंगे। शिवम, चलिए, बहुत जुड़े रहिए, अगली खबर अपडेट लेंगे। रजनी, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। विधायकों के साथ जो व्यवहार किया गया वो सही नहीं है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है, आरोप लगाया है। और अगली बड़ी खबर भी पटना से ही है, जहां पर एनएचआरसी की पहुंचा है पटना एयरपोर्ट। 10 सदस्यीय टीम एनएचआरसी की पटना एयरपोर्ट पहुंची है और जहरीली शराब कांड की जांच करेगी एनएचआरसी। सारण में हुई मौतों की जांच करेगी टीम। एनएचआरसी की टीम पहुंच गई है रजनी पटना एयरपोर्ट, और अब जहरीली शराब की से जो मौत हुई है वो गुत्थी आखिरकार क्या है, सिंडिकेट कहां से पनप रहा था, इसकी जांच अब करेगी एनएचआरसी की टीम। क्या जानकारी रजनी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए बताते चलो कि एनएचआरसी की जो टीम है 10 सदस्यीय टीम पटना पहुंच चुकी है। अब यहाँ से ये छपरा की ओर मूव कर गए हैं और वहाँ पे जो शराब से मौतें हुई हैं, लगभग 75 से ज्यादा मौतें हुई हैं, उन तमाम मौतों की क्या वजह है, आखिरकार कौन से किस तरह से उन्हें वो लोग मरे हैं और कहाँ से ये शराब की सप्लाई होती है, इन तमाम पहलुओं की जांच के लिए एनएचआरसी की टीम पटना पहुंची है और अब पटना से ये छपरा के लिए मूव कर गई है। साथ ही साथ बता दो कि इस बात को लेकर हालांकि सरकार की ओर से काफी तिलमिलाहट देखी जा रही है। संसद में जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि ये बीजेपी शासित राज्यों में भी शराबों से मौतें होती रही, लेकिन वहाँ एनएचआरसी की टीम नहीं जाती, सिर्फ बिहार में ही क्यों? तो इस तरह से बिहार से जुड़े हुए जो तमाम जेडीयू के लोग हैं उनमें बौखलाहट छा गई है, सरकार से जुड़े जो लोग हैं उनमें बौखलाहट छाई है। हालांकि अब ये मामला तो जांच के बाद सामने आएगा कि आखिरकार कौन से लोग थे जो इसमें संलग्न थे और कौन कुछ कहा गया है क्या एनएचआरसी के द्वारा रजनी की कितने दिनों में जांच कंप्लीट कर ली जाएगी, सरकार को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट? और अभी थोड़ी देर पहले आती है और चूंकि लगातार दियारा इलाके में छापेमारियां भी चल रही हैं, शराब की खेपें जो बरामद की गई थी उनकी भी खुदाई करके जमीनों के नीचे से जो नकली शराब है लगातार वहाँ पे हुई है बंदिशें और लगातार कोशिश की जा रही है। एनएचआरसी की टीम अपनी जांच रिपोर्ट देगी, उसके बाद जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रजनी तमाम सारी जानकारी के लिए। गुजरात में भाजपा विधायक शंकर चौधरी मंगलवार को निर्विरोध गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। वहीं गांधीनगर में
15वीं राज्य विधानसभा के पहले सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक जेठाभाई भारवाड़ को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। विपक्षी दल कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक चौधरी और भारवाड़ का समर्थन किया। बता दें कि सीएम भूपेंद्र पटेल ने शंकर चौधरी जबकि राज्य के वित्त मंत्री कुन्नू भाई देसाई ने भारवाड़ का नाम सुझाया था। सीएम भूपेंद्र पटेल ने शंकर भाई चौधरी को सर्वसम्मति से 15वीं गुजरात विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। और बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से मिल रही है। प्रयागराज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के काफिले की गाड़ी पलट गई। स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलट गई है। बाल बचाए गाड़ी में सवार चालक नैनी सब्जी मंडी के पास यह हादसा हुआ। हादसे में कोई हताहत होने की खबर नहीं है। दीक्षांत समारोह से वापस लौट रही थी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तभी एक स्कूटी सवार को माफ कीजिएगा, स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। आनंदीबेन के काफिले में गाड़ी शामिल थी और एक गाड़ी पलट गई। हालांकि चालक बाल बचा है। नैनी सब्जी मंडी के पास हादसा हुआ, लेकिन एक राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई हताहत होने की खबर नहीं है। दीक्षांत समारोह से लौट रही थी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब, कवर कैसे हुआ हादसा? जिस तरह से एक घटना हुई, हालांकि ये राहत की बात यह है कि इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ। ड्राइवर और जो उसमें सवार थे वो भी बाल बच गए। दरअसल आज आनंदीबेन पटेल रज्जू भैया विश्वविद्यालय जो है उसके दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए शहर से थोड़ी दूर पर है नैनी इलाका, वहां पर आई हुई थी। तो वहीं से वो वापस लौट रही थी। उसी बीच में से एक गाड़ी ऐसी थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात करें कि इसमें किसी तरह की कोई चोटिल नहीं हुई। थोड़ा गाड़ी को जरूर डैमेज हुई है, लेकिन चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट था जिस पर से घटना हुई, थोड़ी देर के लिए थोड़ा अफरा तफरी जरूर मची। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने जाके गाड़ी को वहां से हटवाया और इस तरह से उस जो गाड़ी है उसमें मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है उसी फ्लीट के साथ चल रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल जो काफिला है गवर्नर का वो आगे निकल गया और उसके बाद अब लखनऊ के लिए रवाना हो गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए जरूर लोगों की सांसें थम गई थी जिस तरह से घटना हुई थी। उसके बाद लग रहा था कि हो सकता है कि इसमें कोई चोटिल हो, लेकिन राहत यही रहा कि इसमें कोई चोट नहीं आई किसी को। ड्राइवर भी बाल बच गया और बताया जा रहा है कि एक स्कूटी सवार को बचाने के लिए तो गाड़ी अनियंत्रित हो गई और उसके बाद इस पर घटना हुई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। अगले साल फरवरी महीने में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए सरकार की ओर से कमर कस ली गई है। विदेश दौरे पर गए मंत्री 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश ला चुके हैं। सरकार का दावा है कि इससे 5,61,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि सरकार के दावे में कितनी हकीकत है ये तो पता नहीं। आप रिपोर्ट देखिए। विदेश दौरे पर गए मंत्रियों ने 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू पर साइन कर दिया है। जी हां, सही सुना आपने। जिस मकसद से यूपी सरकार अगले साल फरवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, वो मकसद सरकार का क्या वाकई में पूरा होने जा रहा है? यूपी सरकार के कई मंत्री और अधिकारी लगातार विदेश दौरे पर रहे और निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। इन कंपनियों के निवेश से उत्तर प्रदेश में 5.6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये दावा भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए 10 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा था और यह बहुत खुशी की बात है कि जो पहला डेलीगेशन इंग्लैंड और अमेरिका के टूर पर गया था उसने इन्वेस्टर्स का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर खींचा है और लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव उस दल को प्राप्त हो चुके हैं। जो टूरिज्म में, जो एग्रीकल्चर में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, आईटी में, इन फील्ड्स में उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उसने एमओयू साइन कर दिए हैं।
ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम 10 लाख करोड़ की जो हमारा टारगेट था उसमें पहले ही दल ने 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावकों को हरी झंडी दे दी है, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 10 से 12 फरवरी के बीच में जब ये इन्वेस्टर मीट होगी तो उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में एस्टेब्लिश होगा। खबरें तो ये भी हैं कि जिन जिन मंत्रियों को विदेश से निवेश लाने का जिम्मा दिया गया था, वो मंत्री 22 तारीख को सीएम योगी के सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे। यानी किस मंत्री ने कितना निवेश लाने का प्रयास किया, पूरा लेखा जोखा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के मकसद से योगी सरकार फरवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। ऐसे में सरकार को इस समिट से काफी उम्मीदें भी हैं। सरकार का दावा है कि समिट के बाद प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनेगा। वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि पहले भी सरकार ने कितने समिट किए, उसका नतीजा क्या निकला। प्रदेश में युवा बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम पर है और कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। खैर, इतना जरूर है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार का जोश हाई है और सीएम योगी और उनके मंत्रियों को इस आयोजन से काफी उम्मीदें भी हैं। तो सवाल ये भी कि निवेश से सुधरेगी यूपी की तकदीर और तस्वीर, और क्या वाकई में निवेश से होगा यूपी का उद्धार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और चलिए बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां पर डंपर और कार की जोरदार टक्कर हुई है। कार सवार दारोगा समेत 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर दरअसल पूरा हादसा हुआ। इंगुहटा गांव के पास से घटना हुई है, जहां पर कार सवार दारोगा समेत 2 लोग घायल हुए हैं। डंपर और कार की जोरदार टक्कर हमीरपुर में कार सवार दारोगा समेत 2 लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने मौके पर जाकर जो घायल है उनको अस्पताल में पहुंचाया। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर हादसा हुआ। रुपेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के हमारे साथ। हमारे संवाददाता रुपेश, खबर कैसे हुई घटना? जी, नेशनल हाईवे 34 का मामला, जहां पर सुबह अचानक काफी कोहरा था और ये कार सवार दरोगा और इनके 2 साथी जा रहे थे। अचानक सामने डंपर आ रहा था जो समझ में नहीं आया और अचानक टक्कर होने से इन्हें तीनों लोग घायल हो गए गंभीर रूप से। इसके बाद सीएचसी सुमेरपुर में भर्ती कराया गया। सीएचसी सुमेरपुर से जिला हमीरपुर अस्पताल पे उन्हें लाया गया, जिसपे एक लोगों को गंभीर जो चोटें आई थी उनके साथी को, तो उन्हें कानपुर रिफर किया गया है। लेकिन साथ ही इसमें कार सवार दारोगा भी घायल हुए हैं, दारोगा साहब और 2 जो अन्य लोग हैं उनकी हालत कैसी है फिलहाल रुपेश? जी, जो दरोगा जी के साथ 2 लोग थे, उसपे एक लोग जो घायल हुए हैं उन्हें कानपुर रिफर किया गया है। क्या हादसे के कारण घना कोहरा भी है? क्या कोहरा था वहां पर इसलिए हादसा हुआ? घने कोहरे को लेकर ये हादसा हुआ है और ये पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोटा गांव के पास का है। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका। बात जौनपुर की कर लेते हैं, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल के स्टाफ और मरीज के परिजनों के बीच में मारपीट हो गई और जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह वीडियो लाइन बाजार थाना क्षेत्र के वाजिदपुर तिराहे पर स्थित एक निजी अस्पताल का बताया जा रहा है। बात मेरठ की कर लेते हैं, जहां पर थाना टीपी नगर के 2 सिपाहियों ने थाने के बाहर खड़ी कार के पार्ट्स बेच दिए। इसके बाद सीओ ने इसकी गोपनीय रिपोर्ट एसएसपी को भेज दी। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल मेरठ के टीपी नगर थाने के बाहर एक i10 कार खड़ी थी। थाने के हेड मुहर्रिर और सिपाही ने मिलकर इस कार का साउंड सिस्टम, स्पीकर, दरवाजा के साथ साथ अन्य पार्ट्स निकालकर चुपचाप बेच डाले। फिलहाल एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया है। तो सिपाहियों ने थाने के बाहर खड़ी कार का जो इक्विपमेंट है वो निकाल लिए। उन्होंने स्पीकर निकाले सिपाहियों ने। इसके साथ साथ स्पीकर के साथ साथ कई सामग्री
कार की निकाल ली गई। इसमें स्पीकर, साउंड सिस्टम, दरवाज़ा और अन्य जो कार के पार्ट्स थे उनको निकाल लिया गया। थाना टीपी नगर की यह पूरी घटना है। थाने में खड़ी i10 कार के ये पार्ट्स निकाल के बेच दिए। हालांकि एसएसपी को सीओ ने गोपनीय रिपोर्ट भेजी है और दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, निलंबित उन्हें किया गया है। और प्रयागराज से बड़ी खबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बवाल से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर छात्रों का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। 48 घंटे के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन के आश्वासन पर यह आंदोलन स्थगित किया गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बवाल मचा था उसको स्थगित किया गया 48 घंटे के लिए। 48 घंटे के लिए फिलहाल ये जो आंदोलन है वो स्थगित किया गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया था, उसके बाद इस आंदोलन को स्थगित किया गया। कल आपको बता दें कि कल के दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और इसको लेकर प्रशासन एकदम सतर्क है। हालांकि आज छात्र संघ के द्वारा सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। प्रशासन पहुंचा, प्रशासन ने आश्वासन दिया। उसके बाद छात्र नेताओं ने, छात्र संगठन ने 48 घंटे के लिए अब इस आंदोलन को स्थगित करने की बात कही है। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद यह फैसला लिया गया छात्र संगठन की ओर से। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर, आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। 48 घंटे के लिए आंदोलन स्थगित किया गया है। प्रशासन के आश्वासन पर इस आंदोलन को स्थगित किया गया। छात्रों का आंदोलन स्थगित किया गया। 48 घंटे के लिए आंदोलन को स्थगित किया गया। प्रशासन के आश्वासन पर इसे स्थगित किया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बवाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्रों का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन के आश्वासन के बाद ये आंदोलन स्थगित किया गया। सोहेल रिजवी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शोएब, सर्वदलीय बैठक के बाद ये मुलाकात हुई थी प्रशासन से, छात्र संगठन की, तभी आंदोलन स्थगित किया गया और क्या आश्वासन दिया है प्रशासन ने? बिल्कुल, हालांकि प्रशासनिक आमले के लिए राहत की बात होगी। जिस तरह से छात्र जो इकट्ठा हुए थे वो वापस जा चुके हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें 48 घंटे का टाइम दिया गया है प्रशासन को। उन्होंने जो एफआईआर की है, जिस सिक्योरिटी के जो कर्मी है उसके खिलाफ जो एफआईआर की है, उसमें जिन लोगों को नामजद किया है उनकी गिरफ्तारी की बात की है और ये कहा है कि अगर 48 घंटे में इस पर कोई अमल नहीं होता तो फिर एक बार आंदोलन किया जाएगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया है कि प्रशासन अब सीसीटीवी के जरिए और तमाम फुटेज के जरिए एविडेंस निकालने की कोशिश कर रही। हालांकि ये जरूर मुश्किल होगी प्रशासन के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन जिस तरह से छात्रों के अलग अलग नेता, छात्र संगठन आज छात्र संघ भवन पर इकट्ठा हुए तो उन्होंने दबाव बनाया था, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला जो है वो उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने ये आश्वस्त जरूर किया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जो न्यायोचित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, लेकिन फिलहाल जो छात्र संगठनों ने अपने जो आज की बैठक में उसमें जो ये निर्णय लिया है कि समय दे रहे हैं 48 घंटों का और 48 घंटे तक वो इंतजार करेंगे। जो उनकी डिमांड है, अगर उसको नहीं माना गया तो फिर आंदोलन एक बार करने के लिए बाध्य होंगे छात्र। बहुत शुक्रिया आपका शोएब, तमाम सारी जानकारी के लिए। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।